18 अगस्त 1857 ब्राह्मणगांव के एक हिंदी रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़वानी रियासत के भीमा नायक अपने साथ करीब 500 से 700 योद्धाओं को लेकर मौजा दतवाड़ा नामक एक जगह पर पहुंचते हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार दतवाड़ा में लूटपाट करते रहे। कुछ ही दिनों बाद 5 सितंबर को फिर इसी पत्रिका में एक और खबर छपती है कि भीमा नायक बड़वानी इलाका में रहकर होलकर और खानदेश क्षेत्र को निशाना बनाकर लूटपाट कर रहा है, खासकर इस बॉम्बे राजमार्ग के इलाके में। 27 सितंबर 1857 के एक अंग्रेजी पत्र से पता चलता है कि जब भीमा अपने भील साथियों के साथ दतवाड़ा में डकैती डालने पहुंचता है, तब सेंट्रल इंडिया एजेंसी के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तब भीमा उन्हें कहता है कि मैं अपनी मर्जी से मौजा दतवाड़ा लूटने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मुझे तो खुद बड़वानी रियासत के राजा जसवंत सिंह और दौलत सिंह मामा ने भेजा है। इसी बीच तात्या टोपे अंग्रेजी अफसर कर्नल बिस्टन से पीछा छुड़वाकर भागते छिपते बड़वानी रियासत में आ घुसते हैं। बड़वानी रियासत इससे पहले अनेक राजाओं की कर्मभूमि रह चुकी थी। गुप्त वंश, होलकर, मराठा, मुगल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यादि। कुछ इतिहासकारों की माने तो बड़वानी रियासत की खोज वल्खा के राजकुमार सुबंधु ने 4वीं से 5वीं शताब्दी में कर दी थी, लेकिन बड़वानी राज्य की वास्तविक पहचान राणा वंश के राजाओं ने बनाई थी। राणा वंश के राजाओं ने न केवल बड़वानी राज्य की स्थापना की, बल्कि उसे अपनी राजधानी बनाकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाते हैं। तीरगोला, रंजीत क्लब, रानी महल, इंद्रजीत महल, सागर विलास भवन। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हंसता खिलता बड़वानी, जिसे कभी निमाड़ का पेरिस कहा जाता था, वो एक खाली बंजर इलाके में बदल गया। क्या वो कारण थे जिसमें बड़वानी राज्य की पूरी विरासत ही ढह गई? और आखिर कौन थे वो राणा जिन्होंने बड़वानी राज्य की स्थापना तो की, लेकिन इसे संरक्षित नहीं कर पाए? और बड़वानी के ऐसे और कौन कौन से रहस्य है जिनका पर्दा खुलना अभी बाकी है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं बड़वानी की ये अनोखी कहानी। करीब 4वीं से 5वीं शताब्दी के आसपास मध्य भारत अर्थात पश्चिम निमाड़ और नर्मदा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में वल्खा शासकों का साम्राज्य हुआ करता था। वल्खा के आखिरी शासक नागभट्ट के बाद पश्चिम निमाड़ के क्षेत्र पर महेश्मती के महाराजा सुबंधु का शासन आया और इसी आधार पर इतिहासकारों का अनुमान था कि सबसे पहले बड़वानी इलाके की खोज महाराजा सुबंधु ने करी होगी, जिसे राजकुमार विश्रुत के नाम से भी जाना जाता था। इस अनुमान को अधिक बल तब मिल गया जब धार की बाग गुफाओं में महाराजा सुबंधु के नाम से ताम्रपत्र प्राप्त हुए। लेकिन यह उस समय की बात थी जब बड़वानी इलाका बड़वानी भी नहीं बना था। करीब 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच मेवाड़ के सिसोदिया राजकुमार द्वारा पहली बार आवासगढ़ की स्थापना हुई, जिसे आगे चलकर बड़वानी कहा जाने लगा। अब इसके नाम के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है कि आवासगढ़ के क्षेत्र में बड़ अर्थात बरगद के पेड़ों की भरमार हुआ करती थी, जो किसी बागवानी की तरह दिखते थे। इसलिए इसका नाम आवासगढ़ से बड़वानी या बड़नगर पड़ गया। बड़वानी को उस समय एक और नाम से जाना जाता था, सिद्धनगर, क्योंकि बड़वानी नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और विंध्याचल की गोद में बसा एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए इसे सिद्धनगर और चूलगिरी पहाड़ी का 52 गजा वाला एरिया सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जिसकी बात मैंने अपने 52 गजा वाले इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देखना। बड़वानी रियासत मध्य भारत में होलकर साम्राज्य और खानदेश क्षेत्र के बीच में आने वाली एक बहुत ही अनोखी जगह हुआ करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन तक बड़वानी रियासत को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है, जिसकी राजधानी भी बड़वानी ही रखी गई, जिस पर राणा वंश का आधिपत्य हुआ करता था। लेकिन यह इलाका भोपावर एजेंसी, जो कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी की एक शाखा थी, उसके अंडर आता था। राणा वंश के लगभग 58 राणाओं ने बड़वानी राज्य में अपनी विरासत बनाकर रखी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चित एच राणा रंजीत सिंह रहे। अगर आप इन राणाओं की पूरी वंशावली को पढ़ना या समझना चाहते हैं कि बड़वानी की प्रिंसली स्टेट में कब से कब तक किस राणा का शासन था, तो इंडियन राजपूत का यह आर्टिकल आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
खानदेश में मराठों की हार हो जाती है। सन 1818 की भील क्रांति में भीमा नायक बड़वानी रियासत का नेतृत्व करते हुए एक क्रांतिकारी के रूप में उभरते हैं। अंग्रेज भीमा नायक के दहशत के मारे पलसूत, सिलावत, सेंधवा घाट, चिखलदा और बड़वानी में पुलिस चौकियां बढ़ा देते हैं। फिर भी भीमा नायक अन्य भीलों के साथ मिलकर गोरों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखते हैं और खाजा नाइक, मेवासिया, दौलत सिंह और कालू बाबा इन क्रांतिकारियों के साथ जाकर मिलते हैं। इसी बीच जब तात्या टोपे कर्नल बिस्टन से बचने के लिए पश्चिम निमाड़ में आश्रय लेते हैं, तब भीमा तात्या टोपे की मदद करते हैं और अपने 200 साथी योद्धाओं के साथ मिलकर तात्या टोपे को सुरक्षित नर्मदा घाटी पार करवाते हैं। भीमा अपना अधिकतर समय धाबा बावड़ी और बड़वानी के आसपास के जंगलों में बिताते थे और भीमा आगे चलकर एक ऐसी भील योद्धाओं की टोली का गठन करता है जो जरूरतमंदों की मदद और बुराई के खिलाफ लड़ मिटने की क्षमता रखती थी। ऐसे ही एक बार इंदौर के निकट शीतला माता गुफा में बंगाली सैनिकों से बचाव करते हुए कुछ भीलों ने डिप्टी पॉलिटिकल एजेंट सहित यूरोपियन लोगों को आश्रय देते हैं और उनकी जान बचाकर अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी भी निभाते हैं। निशानी के तौर पर मौजूदा ब्रिटिश अफसरों ने शीतला माता की उस गुफा की दीवारों पर फेथफुल भील्स यानी वफादार भील भी लिखवाते हैं। भीमा समय समय पर शस्त्र बल के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता का भी बखूबी प्रदर्शन करते थे। जब एक बार भीमा नायक को भोपावर एजेंसी के कुछ सैनिक दतवाड़ा इलाके में रोक लेते हैं, तब भीमा चतुराई दिखाते हुए कहता है कि उसे डकैती करने के लिए खुद बड़वानी रियासत के राजा जसवंत सिंह और दौलत सिंह ने निर्देश दिए हैं। वो आगे यह भी कहता है कि अब बड़वानी रियासत के राजा मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसलिए मैंने अब इनके इलाके पर भी आक्रमण करने का फैसला किया है। अब वो आपके बजाय मेरे खिलाफ शिकायत करना पसंद करते हैं और खुद अलग रहना चाहते हैं। कथन में भीमा आगे अंग्रेजों को भी धमकी देता है कि अगर वो उसके रास्ते में आए तो उन्हें भी हर्जाना चुकाना पड़ेगा और अंग्रेजों को मुआवजा देने से भी साफ इनकार कर देता है। अंग्रेजों के लिए भीमा को हराना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर समय भीमा जंगलों में छुपकर रहता था या फिर धाबा बावड़ी में पहरा दे रहा होता है। तब 1861 में उसे धोखे से पकड़ लिया जाता है और अंग्रेज भीमा को पकड़कर इंदौर रेजिडेंसी जेल में भेजकर उस पर मुकदमा चलाते हैं। बाद में उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर अंडमान द्वीप की सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता है। यह एक तरह की काले पानी की सजा थी जहां पर 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक की मृत्यु हो जाती है। अब 1800 शताब्दी तक बड़वानी रियासत से राणा वंश की शक्तियों का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। 1947 में भारत की आजादी के बाद बड़वानी के राणा ने इसे भारत में विलय कर लिया और बड़वानी मध्य भारत राज्य के निमाड़ जिले का हिस्सा बन गया और 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत मध्य प्रदेश बन गया। बड़वानी नगर के पतन का एक और कारण 1970 में राजघाट डैम का बनना भी हो सकता है। इस डैम के निर्माण के कारण नर्मदा किनारे के कई लोग पलायन कर गए और एक बदलाव देखने को मिला। बड़वानी की भौगोलिक जानकारी कुछ इस प्रकार है, आप चाहे तो इस चार्ट को पोज करके भी पढ़ सकते हैं। बड़वानी में ऐतिहासिक इमारतों एवं स्थलों की सुंदरता देखने लायक है। इन इमारतों एवं धरोहरों की अद्भुत वास्तुकला के कारण ही बड़वानी को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। उन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक तीरगोला या उदय मेमोरियल है। इसका निर्माण राणा देवी सिंह ने अपने छोटे भाई उदय सिंह की याद में 12 जून 1942 में करवाया था। कहा जाता है कि इस तीरगोले को बनाने की प्रेरणा राणा देवी सिंह को एक अंग्रेजी पत्रिका से मिली थी। इस इमारत का प्रारंभिक रंग सिल्वर कलर का था, बाद में इसकी मरम्मत हुई और आज ये कुछ ऐसा दिखता है। कुछ जानकार लोगों का तो यह भी मानना है कि इस पहाड़ी पर बना ये तीर लाइटनिंग कंडक्टर अर्थात आकाशीय बिजली से बचाव का कार्य करता है और इसे राणा ने बहुत ही सोच समझकर बनवाया था। साथ ही इस पहाड़ी को थोड़ी ही दूर पर सागर विलास भवन से देखने पर एक सुंदर दृश्य नजर आता है। 1890 में राणा रणजीत सिंह ने बड़वानी में रणजीत क्लब का निर्माण भी करवाया था। इस क्लब में लॉन टेनिस के 4 क्ले कोर्ट मौजूद थे। उस समय यह प्रदेश का पहला 4 क्ले कोर्ट वाला लॉन टेनिस क्लब था। रणजीत सिंह लॉन टेनिस के इतने शौकीन थे कि उन्होंने हैदराबाद से लॉन टेनिस कोच
अब्दुल अजीज को बड़वानी बुलाकर लाते हैं, क्योंकि अब्दुल अजीज अपने समय के इतने कुशल कोच माने जाते थे कि राणा कोट पर कहीं पर भी एक सिक्का रख देते थे तो अब्दुल अजीज बराबर उस निशाने पर हिट करके दिखा देते थे। बाद में उनके ही पुत्र देवी सिंह ने रंजीत क्लब में 1947 में एक नए भवन का निर्माण भी करवाया था। वर्तमान में इस क्लब के 500 से अधिक सदस्य बताए जाते हैं। इस तरह शहर के तमाम मुख्य जगह पर इमारतों एवं धरोहरों का निर्माण करवाया गया था। आज बड़वानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहा आधुनिकीकरण, जिसके चलते इसके ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान के खत्म हो जाने का डर है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग आज भी बड़वानी के ऐतिहासिक महत्व से अनजान है, जिस कारण बड़वानी की विरासत को बचाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शहर के इतिहास का सीमित दस्तावेजीकरण और प्रशासन का ना ध्यान देने से विरासत धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। बड़वानी की सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है, जिसका इतिहास यहाँ के लोगों और ऐतिहासिक स्थलों में गहराई से समाया हुआ है। नर्मदा नदी व सिद्ध क्षेत्र से लेकर प्राचीन मंदिरों और स्मारकों तक बड़वानी का हर पहलू एक आकर्षक कहानी बयां करता है। प्राचीन राज्यों से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग तक बड़वानी ने सब कुछ देखा है और इसका इतिहास कहानियों का खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जब हम बड़वानी के समृद्ध इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि यह अद्भुत शहर भारत की ऐतिहासिक कथा में सिर्फ एक फुटनोट से कहीं ज्यादा है। यह देश की विविध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है और इसे संरक्षित करना और बचाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो यदि आपके पास इस भूले बिसरे शहर के बारे में कोई विचार, सुझाव या कहानी है तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करनी है और फिर क्या, आपको समय समय पर इसी तरह की और वीडियोस देखने मिलती रहेगी।